अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिजनेस सेशन में मैं यहाँ पे कुछ एनजीओज़ का मैं नाम लेना चाहता हूँ, वो अपने पीपीटी और प्रेजेंटेशन के साथ जो है रेडी रहें। पहला, वफ़ प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्शन सेल हैदराबाद बाय मोहम्मद नफ़ीमुल्लाह शरीफ साहब, जो उस एनजीओ के सदर हैं। दूसरा, साजिद डीआरडीओ साइंटिस्ट, और वो एक स्कूल चला रहे हैं झारखंड में, इज द फाउंडर ऑफ स्कूल एजियम। थर्ड, हैप्पी क्लब, जो कोविड के दौरान अनक्लेम डेड बॉडीज जो थे उनको उनके रिलीजियस रिचुअल्स के साथ, उनका फ्यूनरल राइट्स के विद ड्यू रेस्पेक्ट के साथ उसको अंजाम दिए हैं। और चौथा, मुहिम एनजीओ ह्यूमैनिटी फाउंडेशन मोहम्मद हुसैन साहब, and Muslim Industrialists Association, next Lord's Education and Charitable Society, 7th HRS जो जमात इस्लामी का वन ऑफ द विंग है, मोहम्मद मरकड़ा साहब जो उसके सेक्रेटरी हैं। और लास्ट, दिस IMPT इस्लामिक मराठी पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंबई, डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब। एंड लास्टली नेशनल सेंट्रल जमातुल कुरैशी हैदराबाद। मैं इन तमाम एनजीओ से गुजारिश करता हूं, अगर आपका कुछ प्रेजेंटेशन है तो आप वहां दे दें। और मैं अभी मोहम्मद नफ़ीमुल्लाह शरीफ साहब को मैं दावा देता हूं कि वो आके अपने एनजीओस का तारुफ कराएं मुख्तसर अंदाज में। सभी को एक 8 मिनट का वक्त दिया गया है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि इस मुख्तसर से वक्त में अपने बात को जामी अल्फाज में पेश करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद हाजरीन, अब वक्त चूँकि मुख्तसर है, बातें ज़्यादा हैं। कल मैं इसलिए हाजिर नहीं हो सका चूँकि हमारे यहाँ वफ़ के कॉन्फ्रेंस चल रही थी हैदराबाद में भी, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका। आज मैं आ चुका हूँ। बहरहाल, मुख्तसर अल्फाज में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए ऐसी जायदादें, इतनी कीमती जायदादें छोड़ कर गए हैं और उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से आज हमें मांग मांग कर एक जमा करने की ज़रूरत पड़ रही है, ज़कात जमा करने की ज़रूरत पड़ रही है, चंदा जमा करने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हमारी जायदादों का सही इस्तेमाल अगर होता है तो इस तरह की ज़रूरतें हमें पेश नहीं आती। लेकिन अब हमें करना क्या है इन हालात में? ऐसे अब जबकि 7 लाख, इंडिया में तो 7 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें 6 लाख एकर्स ज़मीनात हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक मिसाल अब मैं आपको देते चलूं कि सिख कम्युनिटी से हमें सबक लेने की ज़रूरत है, जो ओनली 60,000 एकर्स उनके पास लैंड है और उनकी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसको ऑपरेट करती है। इतने बेहतरीन तरीके से करती है कि कोई सिख आपको मांगता हुआ दिखाई नहीं देता। इतने बेहतरीन तरीके से वो लोग उसको मैनेज करते हैं। बहरहाल, आप बात को मुख्तसर करते हुए मैं आपके ये बता दूं कि मैं चूँकि हैदराबाद से आया हूँ, हैदराबाद की बात करूँगा। सारे इंडिया में तो हर जगह के मसाइल अलग हैं। हमारे पास इस वक्त 77,000 एकर्स ज़मीन मौजूद है, वक्फ आराजी, जिसमें वक्फ बोर्ड ये कहता है कि 57,000 पर इलीगल ऑक्यूपेशन है, और इस तरह 20,000 एकर्स अब इस वक्त अनसेफ, वो भी अनसेफ है, उस पर एंक्रोचमेंट हो रहा है, उस पर कब्जे भी हो रहे हैं। तो इसको बचाने की ज़रूरत है। अलमिया ये है हमारा कि वहाँ पर जो सियासी बेरोज़गार हैं वो उस पर लगे हुए हैं, और सियासी जो बेरोज़गार है और हमारे जो मुस्लिम पार्टी के नाम से जो पावर में होती है उसके दुमछल्ले बन जाते हैं, और सारी चीज
जब तक हमारे लोग उनका साथ न दें कोई प्रॉपर्टी आपकी बिक नहीं सकती। ये हो रहा है। और इतने मैं आपको बताऊंगा, अभी एक प्रॉपर्टी 1654 एकड़ की वक्फ प्रॉपर्टी हुसैन शाह वली दरगाह की सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट तक वो पूरा वक्फ डिक्लेयर हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब चले गए तो सारा अमला, इवन स्टेट गवर्नमेंट भी उसका साथ देती है, और ये केस वक्फ का इतना 1 लाख करोड़ की जायदाद हम हार जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह अब इस वक्त, यानी पहले तो ये हो रहा था, एंक्रोचमेंट हो रहा था, लेकिन अब ये मुस्लिम पार्टी और जो बरसर इख्तदार है, दोनों पार्टियों के ताउन से प्राइम प्रॉपर्टीज 3000 एकर्स के प्रॉपर्टीज हार रहे हैं कोर्ट्स में। दे आर लूजिंग द केसेस इन कोर्ट्स। ये हो रहा है। मैं यहाँ पर अकरमुल जब्बार साहब के कहने पर मैं आया था ताकि उनसे कुछ बात की जा सके कि वक्फ लिएजन फोरम के जरिए हम कुछ उनसे ताउन लें और केसेस फाइल करें। बस एक काम हमें ये करना है कि आइडेंटिफाई करना है और गजट नोटिफिकेशन के जरिए कोर्ट्स में केसेस फाइल करते जाना है। हम देख सकते हैं या नहीं भी, आने वाली नस्लें उसको देख लेंगी और वो हासिल कर लेंगी इंशाअल्लाह। बहरहाल अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारे ये जो बरसा इक़्तिदार हमारे सीएम है केसीआर, इन्होंने तो बड़े वादे किए। हम इतने क्या कहें, इतने भोले भाले। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको 12% रिजर्वेशन देंगे, हम आपके वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके लैंकों का, ये जो हुसैन शाह वली दरगाह का 1600 एकर्स का केस हम विड्रा कर लेंगे। ये सारी चीजें कहकर वो खामोश हो गए। और सियासी नुमाइंदगी हमारी बहुत कमजोर है। अब एक हमने ये देखा है कि सेकुलर पार्टी के साथ रहने में काफी फायदे हैं। अगर हमारा आदमी कहकर हम अपना समझते हैं, लेकिन वो कुछ और ही करते हैं काम। वो सिर्फ अपने लिए, अपने मफाद के लिए वो करते हैं और कम्युनिटी को भूल जाते हैं। यही काम वहाँ पर हो रहा है। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल, वहाँ पर जाएं, एक पोस्ट ऑफिस का काम कर रहे हैं वो लोग। वो कहते हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट के हवाले वो लोग ही देख लेंगे। सिर्फ हम उनके पास भेजते हैं, सारे केसेस भेजने के बावजूद वो सिर्फ रेफर करते हैं कि ये फलां साहब का ये आया है कंप्लेंट और आप इसको देखिए, आप इसको रेक्टिफाई कीजिए, बस। ये एक प्रॉब्लम है। जबकि 2013 का जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था, उसमें हम भी यहाँ से जाकर जंतर मंतर पर भी बैठे और जितने प्रपोजल हो सकते थे हमने दिया। इत्तेफाक से आज मैं लेट हो गया, वरना रहमान खान साहब से मुलाकात हो सकती थी। इनके काफ़ी काम किए थे, क्योंकि उस वक्त रहमान खान साहब डिप्टी स्पीकर भी थे और वक्फ का जो बिल था, अमेंडमेंट बिल में काफ़ी अच्छे क्लॉजेज उसमें इंक्लूड किए थे। लेकिन एक चीज़ रह गई, जो एविक्शन एक्ट बिल था उसको बाजू रख दिया गया, जो अभी तक पेंडिंग है ये पार्लियामेंट में। बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड जब भी रहता है हमारे लिए नुकसानदेह है। ये एक मुतवली हमारे पास ऐसे हैं कि वो पिछले 30 सालों से मेंबर बराबर बनते आ रहे हैं, और उनका रिकॉर्ड ये है कि 865 एकर्स जमीन वो फरोख्त कर दिए, और सारे प्रूफ होने के बावजूद, सारे प्रूफ हैं कोर्ट में पेश करने के बावजूद, वो सारे चीजें पेंडिंग रखते हैं और वो मेंबर बनकर बराबर उसमें वक्फ बोर्ड में शामिल रहते हैं। बहरहाल हम ये कहते हैं कि भाई अब इस वक्त वक्फ बोर्ड वहाँ पर एक रियल एस्टेट का इदारा बन चुका है। एक रियल एस्टेट के एक ऐसे शख्स को लाकर बिठा दिया गया है जो यही काम कर रहा है, और 1 रुपये का फायदा कम्युनिटी को नहीं हो रहा। इतने 5 लाख करोड़ की जायदाद रखी हुई है,
لیکن فائدہ کمیونٹی کو 1 روپے کا نہیں ہو رہا ہے. بہرحال ہم ایک ڈرامہ ایک سی ای او کو لا کر بٹھاتے ہیں پولیس والے کو, اور واک بورڈ کے درمیان رسا کشی چلتی ہے. یہ تماشے ہو رہے ہیں, اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیسز لوز کر رہے ہیں کورٹس میں. یہ ہمارے لیے توجہ کا ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے. اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کافی چیزیں, چونکہ ایک کام البتہ ہمارے ہاں اچھا ہو رہا ہے, وہ ہے تلنگانہ ریزیڈینشل اسکول سوسائٹی کے تحت. اب اس وقت ہم نے اس کے پیچھے کافی کوشش کی کہ بھائی دوسرے کمیونٹیز کو مل رہا ہے, ایس سیز کی یہ آبادی ہے, ان کو یہ اتنے اسکولس ہیں, اتنے ہاسٹلس ہیں, ایس ٹیز کے ہیں, ایس ٹیز کے ہیں, بی سیز کے اتنے ہیں, ان کی یہ آبادی ہے, ہم کیا قصور کیے, ہم بھی ووٹ دے رہے ہیں آپ کو. تو انہوں نے یہ ایک کام کیا. اب اس وقت 204 اسکولس ریزیڈینشل فار مائنورٹیز گرلس اینڈ بوائز, اب تو +2 بھی کر دیے ہیں, جونیئر کالجز چل رہے ہیں. وہ ایک کام اچھا ہو رہا ہے ہمارے پاس. لیکن دوسرے چیزیں کافی وقف پراپرٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک کوآرڈینیشن بنے انٹر اسٹیٹ. ایسے کانفرنسز ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس ہنڈریڈس آف سیٹس ہم لوز کر رہے ہیں, ویکنٹ چلے جا رہے ہیں ہمارے پاس انجینئرنگ کے. تو ہمارے کوآرڈینیشن کے ذریعے جہاں پر کالجز نہیں ہے جن اسٹیٹس میں, ہمارے پاس ان بچوں کو داخلے دیے جا سکتے ہیں. اس طرح ہمارا کوآرڈینیشن بڑھ سکتا ہے. قابل مبارکباد ہے عبدالقدیر صاحب کہ ایک بہتر کام آپ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بھی حیدرآباد میں اس طرح کی کانفرنس کریں گے, آپ سب کو بلائیں گے انشاءاللہ. شکریہ. جزاک اللہ. میں ابھی مہم ہاسٹل کوٹا انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے اپنی بات پیش کریں. جزاک اللہ.